वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 9.1। इस चैप्टर का आज हमारा सेकंड लेक्चर है और चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में स्टडी किया है और आज सेकंड लेक्चर के अंदर हम करेंगे फाइनेंशियल डिसीजन। देखो, डिसीजन दो तीन प्रकार के होते हैं, तो आज हम इसी के अंदर यानी कि इस लेक्चर के अंदर फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में स्टडी करेंगे। और थर्ड जो है इस चैप्टर का फाइनेंशियल प्लानिंग। तो कुल मिलाकर ये जो है पूरा चैप्टर का नाम है जिसमें 3 पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल डिसीजन, यानी कि जो वित्तीय निर्णय लिए जाते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो, इन फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में जो आधुनिक विचारक है उन्होंने बताया है कि वित्तीय प्रबंधन द्वारा लिए जाने वाले 3 मेन डिसीजन होते हैं, 3 मेन निर्णय होते हैं। आधुनिक विचारकों ने कहा है कि 3 निर्णय होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि ऐसा डिसीजन जिसमें हम विनियोग के बारे में निर्णय लेते हैं। सेकंड है फाइनेंशियल डिसीजन। इस डिसीजन को हम इस चैप्टर के इस लेक्चर के अंदर आज स्टडी करेंगे, यानी कि हम इन दोनों को स्टडी करेंगे। डिविडेंड डिसीजन, ये भी एक डिसीजन है, फाइनेंशियल डिसीजन का एक पार्ट है, पर इसको हम थर्ड लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? विनियोग निर्णय। विनियोग निर्णय, तो इसका मीनिंग क्या होता है? कई बार 1-2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है विनियोग निर्णय का अभिप्राय क्या है, या मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इसका अभिप्राय उन संपत्तियों के चयन से है, यानी कि उन एसेट्स के सिलेक्शन से है जिसमें एक व्यवसाय द्वारा धन विनियोग किया जाता है, यानी कि उन ऐसी एसेट्स के सिलेक्शन से है जिसमें बिजनेस का जो भी मनी होती है उनको इन्वेस्ट किया जाता है। व्यवसाय के लिए जो एसेट्स प्राप्त की जाती है वो 2 टाइप की होती हैं। एक को तो हम कहते हैं दीर्घकालीन संपत्तियां, दीर्घकालीन को हम फिक्स एसेट्स आप कह सकते हो। सेकंड होती है अल्पकालीन संपत्तियां। अल्पकालीन जो संपत्तियां होती है इनको हम करंट एसेट्स के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी 2 डिसीजन होते हैं। एक तो होता है फिक्स एसेट्स में जो आपको इन्वेस्ट करना है उसके बारे में डिसीजन लेना। सेकंड जो है करंट एसेट्स जो है उसमें आपको जो इन्वेस्ट करना है उसके बारे में डिसीजन लेना है। तो इस आधार पर इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा है। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है दीर्घकालीन विनियोग निर्णय, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब ये लॉन्ग टर्म यानी कि ऐसी कौन सी एसेट्स है जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे और वो लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में यूज होगा। तो इस तरह से जो हम विनियोग करते हैं वो फिक्स एसेट्स पे होता है, और इस पर जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं या इनके बारे में जो डिसीजन लेते हैं उसको कहा जाता है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। क्या कहा जाता है? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन किस टाइप के एसेट्स के लिए लिया जाता है, तो ये होता है फिक्स एसेट्स, या आप ये कह सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। इसका संबंध जो है संपत्तियों में, यानी कि दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग करना। अभी आपको पता ही है कि दीर्घकालीन संपत्तियां कौन सी होती है। वे संपत्तियां होती है या वे एसेट्स होती है जिनको हम बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक नई मशीन परचेज करना। इस उद्देश्य के लिए वित्त प्रबंधक को बाजार में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की लागत और लाभप्रदता का आपस में तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। अब आप बाजार में एक मशीन खरीदने जाओगे तो जो भी आप मशीन ले रहे हो वैसी उसके जैसी बहुत सारी कंपनियों की आपके सामने मशीन होगी, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, पर उसमें से आप किसको सिलेक्ट करोगे? उसके लिए आप जितनी भी मशीन है उनकी लागत और उनका प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, यानी कि उस पर कॉस्ट कितनी आएगी और उनसे हमें फ्यूचर में प्रॉफिट कितना मिलेगा, उनका फिर आपस में कंपैरिजन करके आप डिसीजन लोगे। ये इस तरह का जो डिसीजन होता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाला डिसीजन होते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये व्यवसाय की जो लॉन्ग टर्म हमारी प्रॉफिट अर्निंग करने की कैपेसिटी है उसको प्रभावित करते हैं। इस कारण से
इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन माना जाता है। और वैसे भी आपको पता है कि अगर एक फिक्स एसेट्स जैसे कई लाखों में करोड़ों में लाखों में ही आती है मशीनरी और ज़्यादा ले तो करोड़ों में चली जाती है। अगर आपने कोई एक मशीनरी, आपने कई लाख रुपए की एक मशीनरी लिया और वो गलत सिलेक्ट कर ली है, तो सोच के देखो कि आपके बिजनेस पे कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो गलत डिसीजन आपके बिजनेस को ख़त्म भी कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो डिसीजन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये बिजनेस की प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी को भी अफेक्ट करता है। तो ये था हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है उससे रिलेटेड। सेकंड हमने पढ़ा था कि सेकंड जो है वो आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अल्पकालीन विनियोग निर्णय। ये जो डिसीजन लिया जाता है इसको कहा जाता है कि कार्यशील पूंजी का प्रबंध, यानी कि इस डिसीजन का नाम हम कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। या आपसे पूछा जाए कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन किस टाइप के एसेट्स के लिए लिया जाता है, तो आप तुरंत बता सकते हो करंट एसेट्स के लिए लिया जाता है। इसका संबंध, अब यहाँ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आ गई। वर्किंग कैपिटल का भी ध्यान रखना आपको, वर्किंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है, करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी, इस तरह से आप वर्किंग कैपिटल निकालते हो। और इसके बारे में, यानी कि इसके बारे में जो डिसीजन लिया जाता है उसको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन भी कह सकते हो। इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध जैसे कि आपको बताया कि जो अल्पकालीन करंट एसेट्स है, जैसे कैश हो गया, स्टॉक, डेटर, इनमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। अब देखो कोई भी मैनेजर है उसको ये सुनिश्चित करना होगा कि उसका जो पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी एसेट्स में लगे। क्या सारा कैश में ही रहने दे, क्या सारा स्टॉक में लगा दे, क्या सारा डेटर में? ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैनेजर ये सुनिश्चित करता है कि इन संपत्तियों में पर्याप्त विनियोग हो, यानी कि एडिक्वेट अमाउंट में इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि इनसे व्यवसाय की क्या होती है, लिक्विडिटी इफेक्ट होती है। इस उद्देश्य के लिए इन संपत्तियों की प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी की तुलना की जाती है। अब इसमें यह देखा जाता है जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है, उसके लिए किसी भी व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी आपस में कंपैरिजन की जाती है, फिर उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है कि किस टाइप के एसेट्स में कितना अमाउंट रखना है। अब आता है जो हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, हमने दो टाइप के इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अब आता है कि इन्वेस्टमेंट यानी कि विनियोग निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो अभी आपने ऊपर डिसीजन लिया है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, अब इनको कुछ प्रभावित करने वाले घटक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करती है। वो कौन कौन से हैं? देखो, दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म और अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म डिसीजन, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है को अफेक्ट करने वाले कुछ घटक हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि दो टाइप के हैं, तो हम दोनों को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, यानी कि दीर्घकालीन विनियोग निर्णय अथवा पूंजी बस्टिंग निर्णयों को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। फैक्टर अफेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कौन कौन से हैं? तो देखो, सबसे लॉन्ग टर्म से रिलेटेड अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो इन फैक्टर्स को भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला आता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, परियोजना का रोकड़ प्रवाह। देखो, विनियोग निर्णय अथवा पूंजी बस्टिंग निर्णय का संबंध दीर्घकालीन संपत्तियों से है, यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट से है, आपका फिक्स एसेट से है। तो इन संपत्तियों पर अनेक वर्षों तक रोकड़ का, यानी कि कैश आता रहेगा और जाता रहेगा। कैश के आने को इनफ्लो कहा जाता है और जाने को कैश आउटफ्लो कहा जाता है। अब विनियोग की जाने वाली धनराशि को कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो होता है वो एज ए एक्सपेंसेस के तौर पे, खर्चे के तौर पे मानते हैं। इनफ्लो होता है वो एज इनकम के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि को कहते हैं। अब विनियोग निर्णय पर अंतिम फैसला लेने से पहले
इसका आपको गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा कि कोई एक एसेट्स ले रहे हो, उस पे आउटफ्लो कितना हो रहा है और फ्यूचर में इनफ्लो कितना होने के चांसेस है। अगर आउटफ्लो एक टाइम ज्यादा लगता हो पर आगे इनफ्लो भी ज्यादा हो रहा है तो आप डिसीजन ले सकते हो। हाँ, अगर ऐसा है वर्तमान में आउटफ्लो भी ज्यादा है और फ्यूचर में इनफ्लो भी कम होने के चांसेस है, तो ऐसी एसेट्स के बारे में आप डिसीजन नहीं लोगे। सेकंड पॉइंट आता है हमारा रेट ऑफ रिटर्न, जिसको कहते हैं आय की दर। ऐसा संभव है कि एक परियोजना दूसरी परियोजना से अधिक लाभदायी ना हो। कई बार क्या होता है, कोई एक प्रोजेक्ट हो सकता है दूसरे प्रोजेक्ट से ज्यादा प्रॉफिटेबल ना हो। विभिन्न परियोजनाओं की लाभप्रदता को निर्धारित करने का आधार रेट ऑफ रिटर्न होती है। रेट ऑफ रिटर्न की गणना परियोजना में संभावित आय व जोखिम की दर के आधार पर की जाती है। किसके? दो पॉइंट है, जो फ्यूचर में होने वाली इनकम और जो फ्यूचर में जोखिम हमें नजर आ रहा है, इन दोनों को कंपैरिजन करके रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड की जाती है। यदि दो परियोजनाएं एक ही श्रेणी की हो सकता है आपके दो प्रोजेक्ट एक ही कैटेगरी के हो, तो इस परियोजना का चयन किया जाएगा जिसकी रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो। तो आपको वही प्रोजेक्ट चुनना है जिसकी रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है। सेकंड पॉइंट हमारा, थर्ड पॉइंट हमारा आता है संबंधित विनियोग कसौटी, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। अब देखो, आप जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपने कोई क्राइटेरिया बनाया होगा, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही आप इन्वेस्ट करोगे। जब एक निवेशक दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग करता है तो उनकी अनेक कसौटियां हो जाती है। कसौटियां मतलब कई क्राइटेरिया है जो पूरा करेगी तो ही आप उस एसेट्स को खरीदोगे, अदरवाइज नहीं। कसौटियां मतलब क्राइटेरिया पूरा करने वाली एसेट्स। यह है आवश्यक धनराशि, ब्याज की दर, रेट ऑफ रिटर्न और रोकड़ प्रवाह। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट करोगे, यानी कि धनराशि भी ऐसी हो जो आपके बजट में हो, और इंटरेस्ट की रेट भी एक इतनी इंटरेस्ट की रेट हो जो यानी कि बाजार रेट के इक्वल हो। बाजार रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट पे आपको कैपिटल लेके कोई एसेट्स नहीं खरीदनी, क्योंकि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी। रेट ऑफ रिटर्न हो गया और रोकड़ प्रवाह हो गया, यानी कि कैश का उस पर आना और कैश का जाना। यह सभी तत्व निर्धारित करते हैं कि कोई विशेष विनियोग किया जाए अथवा नहीं किया जाए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही आप ये देखोगे कि कौन कौन सा क्राइटेरिया हमारे अकॉर्डिंग पूरा करती है एसेट्स। अगर पूरे करती है तो आप परचेज कर लोगे, अगर आपका क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। इस उद्देश्य के लिए पूंजी बस्टिंग पद्धतियों को लागू करके अंतिम निर्णय लिया जाता है। पूंजी बस्टिंग की, कैपिटल बस्टिंग की कुछ टेक्निक्स होती है, उनको फॉलो किया जाता है और देखा जाता है कि कौन सी एसेट्स क्राइटेरिया कंप्लीट कर रही है, नहीं, फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। ये था हमने अभी स्टडी किया था जो फैक्टर अफेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब हम स्टडी करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि अल्पकालीन विनियोग निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। कुछ ऐसे घटक भी होते हैं जैसे अभी हमने पढ़ा कि लॉन्ग टर्म डिसीजन को प्रभावित कर रहे हैं, सेम उसी तरह जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसको अफेक्ट भी करते हैं। और आपको पता ही है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन सी एसेट्स के बारे में होते हैं, करंट एसेट्स या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं उसके बारे में लिया जाता है। तो यह आता है कि विनियोग निर्णय को निम्नलिखित घटक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से। अब यह निर्णय कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल के प्रबंधन से संबंधित होता है। जो ये डिसीजन लेते हैं ना हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कहते हैं इसको। व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की पर्याप्त मात्रा को निरंतर बनाए रखने को ही कार्यशील पूंजी का प्रबंध कहा जाता है। यानी कि आपके व्यवसाय में कार्यशील पूंजी ना तो आवश्यकता से ज्यादा हो और ना ही कम हो। आगे दे रखा है देखो, यहाँ कार्यशील पूंजी की पर्याप्त मात्रा का होना इस बात की ओर संकेत करता है कि इसकी मात्रा न तो आवश्यकता से अधिक होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। अगर दोनों ही स्थितियां, कोई भी इनमें से एक है, तो ये दोनों ही स्थितियां क्या होगी आपके लिए हानिकारक होगी। देखो, अगर आपकी वर्किंग कैपिटल आवश्यकता से ज्यादा है तो क्या होगा, लिक्विडिटी में तो वृद्धि होगी लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी क्यों, जैसे कि
यदि कार्यशील पूंजी के रूप में बहुत अधिक रोकड़ को रख लिया जाता है तो आवश्यकता से ज्यादा जो कैश है वो बेकार पड़ा रहेगा, उसको आप काम में नहीं ले पाओगे। नहीं काम में ले पाओगे तो एक आपका प्रॉफिट कम होगा और दूसरा इस कैश पे आपको ब्याज भी देना पड़ता है अगर आपने बाहर से उठा रखी है पूंजी तो अतः इससे प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। अगर इसके विपरीत लेते हैं, यदि रोकड़ व अन्य चालू संपत्तियों की मात्रा बहुत कम है, यानी कि जितनी आवश्यकता है उससे अगर हम कम रखते हैं तो क्या होगा, जो डेली रूटीन के एक्सपेंसेस है वो पे नहीं कर पाएंगे, क्रेडिटर को पे करने में हमें कठिनाई होगी। तो अभी आपको सामने दोनों ही हमने सिचुएशन देखी है कि जो वर्किंग कैपिटल है वो ना ही तो आपकी रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होगी तो वो बेकार पड़ी रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, और दूसरा अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट से कम है तो आप टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस है या क्रेडिटर है उनको पेमेंट नहीं कर पाओगे। कार्यशील पूंजी के प्रबंध का उद्देश्य चालू संपत्तियों और चालू दायित्व दोनों की अनुकूलतम मात्रा का निर्धारित करना है। आपको बताया ही था कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी, इसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इसके दोनों के निर्धारण के बारे में क्यों कहा है, ताकि व्यवसाय की लाभप्रदता यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी भी बनी रहे और लिक्विडिटी भी कम ना हो। अब संक्षेप में हम कह सकते हैं कंक्लूजन के तौर पे, अल्पकालीन विनियोग निर्णय को प्रभावित करने वाले दो घटक है। कौन कौन से हैं, एक तो होगी आपकी लिक्विडिटी और दूसरी होगी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसके बाद आता है हमारा जो हमने डिसीजन सेकंड पढ़ा था, ये हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा है। अब आता है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है, वित्तीय निर्णय। तो देखो, वित्त व्यवस्था निर्णय का अभिप्राय है ये निश्चित करने से कि आवश्यक वित्त को विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतों से कितने कितने मात्रा में प्राप्त किया जाएगा, यानी कि जो आपको वित्त लेना है, फाइनेंस के बारे में डिसीजन लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें पूंजी लेनी कहाँ से है। अगर लॉन्ग टर्म ले रहे हैं कैपिटल तो उसके लिए आपको देखना है कि कौन कौन से सोर्सेज से और कितनी मात्रा में लेनी है, कितनी अमाउंट लेनी है, क्वांटिटी उसकी। दीर्घकालीन वित्त के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन, इनको शामिल किया जाता है। अब देखो, आपके सामने सोर्स तो हमने 4-5 बता दिए। अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि इन सोर्स में से किस सोर्स में से कितनी कितनी % आपको लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल रेज करनी है। अब देखो, इन सभी स्रोतों का हमें विश्लेषण करना पड़ेगा। बहुत सारे सोर्स पढ़ लिए हमने, सभी सोर्स की लागत और लाभ का विश्लेषण किया जाएगा। किसी सोर्स की कॉस्ट ज्यादा है तो उसे आप प्रॉफिट भी ले सकते हो, कई बार किसी कॉस्ट की लागत भी ज्यादा होती है और अगर मार्केट की कंडीशन अपोजिट हो जाए तो लॉस में भी चले जाते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं हम ऋण पूंजी का। ऋण पूंजी में कौन कौन सी कैपिटल आती है ये आपको ध्यान रखनी है। ऋण पत्र और दीर्घकालीन लोन आते हैं, इनको फिक्स कॉस्ट कैपिटल भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और अगर सबसे सस्ता सोर्स अगर हम देखें, लेकिन ब्याज के भुगतान और मूल राशि की वापसी का बोझ लगातार कंपनी पर रहता है। अब जो इन्होंने बताया है ऋण पूंजी, ऋण पूंजी क्या बताया इन्होंने, ऋण पूंजी क्या है, सबसे चीप सोर्स है, यानी कि ऋण पूंजी ऐसी पूंजी है अगर बिजनेस में सही ढंग से प्रॉफिट हो रहा है तो आपके लिए बहुत ही कम कॉस्टली पड़ती है। लेकिन हाँ, आपको ब्याज और इसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको वापस करने का बोझ लगातार कंपनी पे रहता है। दूसरी ओर अगर सेकंड पॉइंट देखें तो समतांश पूंजी पर ब्याज के भुगतान और पूंजी वापसी के बारे में तो स्वतंत्र होती है, क्योंकि समतांश पूंजी कंपनी के लाइफ टाइम में कभी भी वापस नहीं की जाती, तो कंपनी को पेमेंट तो नहीं करनी, कंपनी फ्री है। लेकिन इससे क्या होगा, जितने भी समतांशधारी है उनका नियंत्रण ढीला पड़ जाएगा। नियंत्रण ढीला मतलब पहले 5 आदमी थे किसी में, अब 5 और आ जाते हैं तो 10 आ जाते हैं। कोई डिसीजन लेओगे तो पहले 5 ही व्यक्ति लेते थे, अब 10 व्यक्तियों को लेना होगा। तो इस तरह से नियंत्रण ढीला होने की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त समतांश पूंजी सबसे महंगी पूंजी भी होती है,
महंगी पूंजी जब आपका कंट्रोल इफेक्ट हो तो वो कैपिटल कॉस्टली ही मानी जाएगी। इस प्रकार सभी सोर्सेस का विश्लेषण करने के बाद दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों का अनुपात निश्चित किया जाता है कि किस सोर्स से कितनी कैपिटल लेनी है। अब आता है ये डिसीजन, हमने पढ़ लिया कि फाइनेंशियल डिसीजन में क्या डिसाइड किया जाता है। ये डिसाइड किया जाता है कि किस सोर्स से कितनी कितनी अमाउंट में कितनी कितने परसेंटेज में लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज की जाएगी। अब देखो, इस सोर्स को भी इफेक्ट करने वाले बहुत सारे घटक होते हैं। वित्त व्यवस्था निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन। वित्त व्यवस्था निर्णय को निम्नलिखित घटक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है रोकड़ प्रवाह स्थिति, कैश फ्लो पोजीशन। यदि कंपनी की रोकड़ प्रवाह स्थिति अच्छी हो तो ऋण पर ब्याज और मूल राशि का भुगतान आसानी से किया जा सकता है। मान लो आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, उसकी अच्छी स्थिति है, तो आप लोन लोगे तो उस पर ब्याज भी आप टाइमली पे कर दोगे, और जब प्रिंसिपल अमाउंट देना होगा, पेमेंट करना हो, तो वो भी आसानी से कर लोगे। तो ऋण पूंजी का आप लाभ उठा सकते हो और ऋण पूंजी को आप प्राथमिकता भी दे सकते हो। सेकंड आती है कॉस्ट। वित्त के सभी सोर्स की जो कॉस्ट है वो अलग अलग होती है। ऋण की कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर एक निश्चित दर से क्या दिया जाता है? डिविडेंड। और जो आपकी समतासदारी है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, उनकी होती है एक्सपेक्टेशन, यानी कि वो चाहते हैं कि जो डिसीजन ले वो हमारे अकॉर्डिंग लिया जाए, अपेक्षाएं होती है। तो ये लागत होती है इन सब की। यदि परिस्थितियां अनुकूल है तो आप ऋण पूंजी का चयन करके सस्ते वित्त का लाभ उठा सकते हैं, और अगर मान लेते हैं परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो इसको आपको अवॉइड करना होगा। थर्ड है जोखिम, रिस्क। ऋण पूंजी सर्वाधिक जोखिम वाली भी होती है। देखो, ये चीप होती है तो ये जोखिम भी पैदा कर देती है। अगर आप रिस्क फैक्टर देख रहे हैं तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारा लोन उठा लिया, उस पर आपको हर साल बहुत सारा ब्याज देना पड़ता है, उसकी वापसी भी करनी पड़ेगी। बाई चांस मार्केट कंडीशन एडवर्स हो जाए आपके व्यवसाय के, तो क्या होगा? एकदम से व्यवसाय डाउन हो जाएगा। इसलिए अगर आप रिस्क फैक्टर को देखते हैं तो इस कैपिटल को यूज नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है फ्लोटेशन कॉस्ट, निर्गमन की लागतें। निर्गमन लागतें वो लागतें होती हैं जब हम किसी सोर्स से कैपिटल को लेते हैं तो उस पर कुछ हमें प्राइमरी एक्सपेंसेस करना पड़ता है, तो उस एक्सपेंसेस को फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। निर्गमन लागतों के दृष्टिकोण से संचित लाभ सबसे उपयुक्त स्रोत है। संचित लाभ वो लाभ होता है जो आपने अपने व्यवसाय में खुद के प्रॉफिट में से कुछ शेयर निकालकर डिपॉजिट कर रखा है। तो देखो, आपके अकाउंट में पैसे हैं तो उसको निकालते वक्त किसी टाइप का कोई खर्चा नहीं होगा, इसलिए इसको सबसे उपयुक्त और सबसे सस्ता या कॉस्ट फ्री भी कह सकते हो। आपको इसका प्रयोग करना चाहिए अगर आपके व्यवसाय में है ऐसा सोर्स तो। फिफ्थ है स्थायी परिचालन लागतों का स्तर। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद करना है। लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? व्यवसाय में दो तरह की कॉस्ट होती है। पहली होती है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। जैसे फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट वो होती है चाहे बिजनेस में प्रोडक्शन हो ना हो, बिजनेस एक्टिविटी हो ना हो, आपका ये कॉस्ट तो होगी। जैसे आपने कोई बिजनेस की बिल्डिंग जो है किराए पे ले रखी है, तो आप बिजनेस एक्टिविटी करो ना करो आपको बिल्डिंग का पेमेंट करना ही पड़ेगा। परमानेंट आपने एम्प्लॉय रख रखे हैं तो उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है वो आपने दे दिया है या दोगे, तो ये खर्चा होगा ही होगा। तो इसको कहा जाता है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। यह आ जाता है एक नंबर का क्वेश्चन। कई बार फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, तो ये 3 एग्जाम्पल आप दे सकते हो। सेकंड जो है स्थायी वित्तीय लागतें। अब देखो यहाँ डिफरेंस क्या है। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट ये थी ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, और ये है फाइनेंशियल कॉस्ट। इनमें ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ऋण पर ब्याज, आपने लोन ले रखा है,
ठीक है। आप अगर आपने लोन लिया है तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना ही होगा, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो, तो ये फिक्स हो गया। तो इस तरह से जो आप पूंजी रेज करते हो और उस पर अगर आपको फिक्स पे ही करना है कुछ चार्ज जैसे इंटरेस्ट, तो उसको फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कहा जाता है। और इन दोनों को मिलाकर हम किस नाम से जानते हैं? फिक्स कॉस्ट कहा जाता है इसको। यदि व्यवसाय में स्थायी परिचालन लागतें अधिक हो, क्या कह रहा है, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो आपको क्या करना है, जो आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अतः ऋण पूंजी का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी ज्यादा है। इसके विपरीत अगर मान लेते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो आप ऋण पूंजी का प्रयोग कर सकते हो। आपका मेन जब डिसीजन लेोगे फाइनेंस के बारे में तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को ध्यान में रखना होगा, साथ ही साथ आपको फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बाद डिसीजन लेना है, या ये जो फैक्टर है इनको दिमाग में रखना है। नियंत्रण को मानना, कंट्रोल कंसिडरेशन, कंपनी पर अंतिम नियंत्रण समतासदारियों का होता है। कंपनी के, चाहे कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर लो, चाहे डिबेंचर कर लो, चाहे लोन ले लो या इक्विटी शेयर, इन सब में कंट्रोल किसका रहेगा? इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। जितने अधिक समतासदारी बढ़ेंगी, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर जितने ज्यादा होंगे, कंट्रोल उतना ही ज्यादा लोगों के हाथ में चला जाएगा, उतना ही ज्यादा इफेक्ट होगा। यह एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। इस दृष्टिकोण से समतास पूंजी से बचना चाहिए। नेक्स्ट है पूंजी बाजार की स्थिति, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। तेजी काल में लाभ अधिक होते हैं, कोई डाउट नहीं है, इसलिए लोग समता अंशों में विनियोग करना पसंद करते हैं, क्योंकि तेजी चल रही है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं तो पता है डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए लोग इक्विटी शेयर कैपिटल में कैपिटल लगाना पसंद करते हैं। इसके विपरीत मंदी काल में लाभ कम होते हैं, प्रॉफिट कम होंगे, तो लोग निश्चित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ऋण पूंजी को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि उनको पता है अगर जब मंदी है, लाभ कम हो रहे हैं, तो अगर वो मान लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में लगाएंगे तो डिविडेंड कम मिलेगा, तो वो इसको अवॉइड करेंगे और जो ऋण पूंजी है उसको प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि उस पर फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है। अतः पूंजी बाजार की स्थिति को ध्यान में रखकर ही वित्त स्रोत का चयन हमें करना चाहिए। इसके बाद आता है विनियोग पर आय, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये पॉइंट आपको देखना है, जिस चीज पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पे रिटर्न किस रेट से मिल रहा है। एक कंपनी की विनियोग पर आय दर जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक ऋण पूंजी का प्रयोग करने की क्षमता होगी। यानी कि जितना पैसा आपने कंपनी में लगाया है ऋण पर लेकर, मान लेते हैं ऋण आपने 5% रेट के हिसाब से उठाया है, जो पूंजी उठाई है आप पेमेंट कर रहे हो 5% और आप उस पूंजी को बिजनेस में लगाकर अर्न कर रहे हो 8%, तो आप ऋण पूंजी का प्रयोग करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इसका एक सूत्र है ROI, मतलब होता है, ये फुल फॉर्म याद कर लेना ROI की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसकी भी फुल फॉर्म लर्न कर लेना, बटे में टोटल इन्वेस्टमेंट। तो ये है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेट करने का फार्मूला। इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है टैक्स रेट। कर की दर ऋण की लागत को प्रभावित करती है। देखो, जब हम टैक्स देते हैं तो इससे जो आपकी लोन की कॉस्ट है वो प्रभावित होती है। कर की दर जितनी अधिक होती है ऋण की लागत उतनी ही कम होगी। कम कैसे होगी? क्योंकि जो टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से पहले टैक्स इंटरेस्ट लेस किया जाएगा। इंटरेस्ट लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर टैक्स लगेगा। अब देखो, आपने टैक्स टोटल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट लेस कर दिया तो आपका प्रॉफिट कम चला जाएगा, तो इससे आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसका कारण है ऋण पूंजी पर ब्याज को कंपनी का खर्च मानकर लाभों में से घटाया जाना और कर की बचत करना। एग्जाम्पल लेते हैं हम
एक अच्छी तरह से करेंगे उसको। उदाहरण के लिए माना एक कंपनी 100 रुपये ऋण लेती है जिस पर ब्याज की दर 10%, ठीक है, कर की दर क्या है 30%। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये देखना है ध्यान, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से 10 ब्याज घटाने के बाद 3 रुपये जो है कर की बचत होगी, ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ पे कर इंटरेस्ट जो है 10 है और टैक्स है 3, इसलिए 10 रुपये ब्याज घटा दिया और 3 रुपये टैक्स घटा दिया, ठीक है। इसके बाद आता है, क्योंकि यदि 10 ब्याज के नहीं घटाएंगे तो 10 पर 3% की दर से 3 रुपये कर देना पड़ेगा। एक तरफ 10 ब्याज का भुगतान किया गया है, दूसरी तरफ 3 कर के बचा लिए गए हैं, क्योंकि ये जो 10 रुपये आपने इसके ऋण के दिए, इस पे भी तो अगर टैक्स लगता, ना घटाते तो इस पे भी 3 रुपये टैक्स देने पड़ते, अब वो तो 3 रुपये बचे। अतः ऋण की वास्तविक लागत 10% नहीं बल्कि अब कितनी होगी 7% होगी। इसी प्रकार यदि कर की दर 40% है तो ऋण की दर कितनी होगी वास्तविक 6% होगी। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। पूंजी ढांचे में पर्याप्त लोचशीलता होनी चाहिए। यहां लोचशीलता का अभिप्राय इस बात से कि आवश्यकता पड़ने पर व्यवसाय में पूंजी की राशि को आसानी से कम ज्यादा किया जा सके। फ्लेक्सिबिलिटी से आप समझ ही जाते हो कि जब हमें पूंजी ज्यादा की आवश्यकता हो तो हम ज्यादा कर ले, जब कम करने की आवश्यकता हो तो कम कर ले। अब देखो, व्यवसाय में पूंजी की राशि को कम करना केवल ऋण पूंजी पूर्वाधिकारंश पूंजी की दशा में ही संभव है। अगर आपने समतांश ले रखे हैं तो आप पूंजी को कम नहीं कर सकते। ऋण पूंजी ले रखी है तो ऋण आप वापस पे कर दोगे, पूर्वाधिकार अंश पूंजी है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप रिटर्न कर दोगे, तो संभव हो सकता है। यदि किसी समय व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक पूंजी हो तो इन दोनों का भुगतान किया जा सकता है। दूसरी ओर समता अंश पूंजी का भुगतान कंपनी जीवन काल में नहीं कर सकती। तो लोचशीलता अगर फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ऋण पूंजी व पूर्वाधिकारंश पूंजी को निगमित करना अच्छा रहता है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वैधानिक ढांचा। वैधानिक ढांचा सरकारी नियमों से प्रभावित होता है। जैसे बैंकिंग कंपनियां केवल समतांश पूंजी का ही निर्गमन कर सकती है, निर्गमन कर सकती है और किसी अन्य प्रकार की प्रतिभूति का नहीं कर सकती। इसी प्रकार अन्य कंपनियों द्वारा भी वित्त व्यवस्था करते समय निर्धारित ऋण क्षमता अनुपात का पालन करना पड़ता है। ढांचे का मतलब समझा देती हूँ, ढांचा क्या है। जैसे ये कंपनी का ढांचा है 100 करोड़ कंपनी की, यहाँ देखते हैं, जैसे कि कंपनी में 100 करोड़ की कैपिटल लगी हुई है, इसमें इक्विटी शेयर ले लिया आपने, लॉन्ग टर्म लोन ले लिया और प्रेफरेंस शेयर होल्डर ले लिए। इन तीनों को मिलाकर जो ढांचा बनता है उसको क्या कहा जाता है, पूंजी ढांचा कहा जाता है। तो इसमें आपको तीनों का अलग अलग रेशियो डिसाइड करना होगा, जैसे कि इनका आदर्श अनुपात भी होता है। ऋण क्षमता अनुपात का पालन करना अनिवार्य है। विभिन्न कंपनियों के अलग अलग ऋण क्षमता अनुपात हो सकते हैं। 2:1, 4:1, 6:1 इनका निर्धारित किया है। अंशधारी ऋण पत्रों को जारी करने के लिए ये जो है ऋण पत्रों को जारी करने के लिए सेबी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का भी पालन करना होता है। जो भी आप ऋण पत्र जारी कर रहे हो तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो रूल रेगुलेशन बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना होगा, इश्यू करने होंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हमने फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में स्टडी किया और डिविडेंड डिसीजन के बारे में हम 3rd लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।